नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिल सके। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत करते हैं ओंकार चौधरी सर का। ओंकार सर, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को भी। सर, ओंकार सर, हम लोग जब इंटर कॉलेज वगैरह में थे, मैं डिग्री कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ या यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, तो लड़के आपस में एक जुमला कहते थे। और वो ये जुमला कहते थे कि साहब, मैथ की क्लास में तुम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हो? या जैसे साइंस की क्लास में अचानक तुमने फिजिकल एजुकेशन पढ़ना क्यों शुरू कर दिया? ये उस चीज को लेके कहा जाता था जब विषयांतर किया जाता था, जबरिया। राहुल गांधी भारत की राजनीति में सिर्फ इसी बात के लिए जाने जाते हैं, वो विषयांतर करते हैं। आज तक एक भी सार्थक मुद्दा ये आदमी संसद में सांसद बनने से लेके लीडर ऑफ अपोजिशन तक एक भी याद करने योग्य नहीं है, आप नहीं पाएंगे। राहुल गांधी अब ये भी मानते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पूरी कांग्रेस, पूरा इकोसिस्टम, कि कम से कम भैया मोदी को चुनाव में हरा के गद्दी से तो नहीं हटा सकते। फिर उन्होंने अजीब अजीब सपने पालने शुरू किए कि बांग्लादेश करा दो, फलाने चचा तुम नेपाल करा दो, ढिकाने तुम अरब स्प्रिंग यहां भी फैला दो, जैन जी तुम निकालो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता सर कि एक तरफ 24/7 साल के 365 दिन लगातार अपने तीसरे टर्म में काम 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 और भारत को आगे बढ़ाने का एजेंडा लेके चलने वाले नरेंद्र मोदी, और उनके ठीक सामने लगातार चुनाव हारते, देश को तोड़ने की जुगत, जलाने की जुगत, और नरेंद्र मोदी के काम के बोझ के तले दबे हुए राहुल गांधी, कभी फर्जी किताब जिस पर कि अब एफआईआर भी हो गई है, दर्शकों आपको बताते चलें, और अब बुरी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं राहुल गांधी। सर, आपकी अनुमति हो तो मैं जरा सा एक क्लियरिटी ले आ दूं। पेंगुइन जिसने ये ऑफिशियल बयान जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल पर कल रात को 10 बजे, पेंगुइन प्रकाशन ये कहता है कि वो किताब न छपी, न सर्कुलेट हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जिस भी माध्यम से ये किया है, हम खुद कॉपीराइट उल्लंघन का मामला दर्ज कराने जा रहे हैं। ये पेंगुइन का वो ट्वीट है जो आप उनके ट्विटर हैंडल पर जाके देख सकते हैं। अब जरा संसद में नियम भी एक बार दर्शकों को बताते चले सर, कि राहुल ने कौन सा आखिर नियम तोड़ा है। वो अपने गाल कितने भी बजाते रहें, डायलॉग कितने भी मारते रहें, लेकिन संसद में किताब कोट करने के एक नियम है, और राहुल गांधी ने जिस नियम का उल्लंघन किया है उसके तहत एक बार फिर उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है। वो कितना भी अविश्वास प्रस्ताव लेके चले आए, लेकिन संसद नहीं चलने देने का उनका ये ढोंग, और अब राहुल गांधी का क्या ये समय नहीं आ गया है कि एक बार फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले जो अपराध उन्होंने अभी किया है। और सर, जो उचित समझो वो करो, इसके अलावा एक पॉलिटिकल आदमी, एक राजनीतिक नेतृत्व नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा। मैं कहता हूं कि हाँ, राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि पीएम ने यही कहा, तो किसको कहा सर? सेनाध्यक्ष को कहा, और सेनाध्यक्ष ये जानेगा कि क्या उचित है और क्या उसे करना है। नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह तोप नहीं चलाने वाले। सर, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के काम के बोझ तले दब चुके हैं, क्योंकि अपने तो हिस्से कोई काम आज तक इस आदमी के पास रहा नहीं है। आखिर राहुल गांधी चाहता क्या है सर? आपने कॉलेज का जिक्र किया तो मैं भी कॉलेज से ही शुरू करता हूं। जो मेधावी छात्र होता है, जो डिस्टिंक्शंस और उससे भी ऊपर के नंबर लेकर के आता है, परीक्षा जब करीब आ जाती है तो जो ना पढ़ने वाले नालायक स्टूडेंट होते हैं, जो या तो फेल होते हैं या कृपा के जो अंक होते हैं उनकी वजह से किसी तरह क्लास बदल लेते हैं, वो क्या करते हैं, मेधावी छात्र जिस कमरे में पढ़ रहा होता है हॉस्टल में, वहां डिस्टरबेंस के हर संभव उपाय करते हैं और साजिशें रचते हैं। कभी गाने बजा देंगे, कभी दूसरी तरीके की हरकतें कर देंगे, उसको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वही इस देश में इस समय होते हुए हम देख रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो
इस सरकार की उपलब्धियां हैं उन पर पानी फेरने के लिए या उनको ओवरलैप करने के लिए और उनकी चर्चा ना हो। जैसे उदाहरण के लिए यूरोपियन यूनियन जब हम कहते हैं तो 27 देश उसकी छतरी के नीचे हैं। इसके अलावा यूरोप के 3 और कंट्री हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम, जो इस छतरी के नीचे ना होते हुए भी भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर चुके हैं। यानी सभी 30 देश यूरोप के वो भारत के साथ ट्रेड डील साइन कर चुके हैं। ये इसको कहा गया था कि ये सारी डील्स जितनी हुई हैं ट्रेड की, उनकी मदर है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा बाजार भारत के लिए, इतनी संभावनाएं भारत के लिए खोल रहा है जो अब तक कहीं हुआ नहीं इस तरह का, और दुनिया में और किसी देश के साथ इस तरह का नहीं हुआ है। नंबर 2, जिस यूएस डील को लेकर के, ट्रेड डील को लेकर के, एफटीए को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने भी कम प्रेशर नहीं बनाया, डेड इकोनॉमी तक बता दिया। आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला करके लंच करा दिया, उनके प्रधानमंत्री को भी बुला लिया। रेयर अर्थ मिनरल्स की अटैची लेकर के पहुंचे थे मुनीर। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ साहब? मैं कहता हूं कि वो टर्निंग पॉइंट था जब प्रधानमंत्री जापान की यात्रा के बाद चीन पहुंचे और वहां पर पुतिन साहब, शी जिनपिंग और मोदी जी की विजुअल्स आई डिनर के समय की। बिल्कुल एकदम फुरखुलूस अंदाज में वो बातचीत कर रहे थे, और उन तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप की जबरदस्त आलोचना शुरू हुई। जो वहां के विश्लेषक थे, जो स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग थे, इवन जो वहां का उद्योग समूह है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पिछले 25-30 साल में अमेरिका की अलग अलग सरकारों, अलग अलग राष्ट्रपतियों ने भारत को चीन से दूर करने और अपने करीब लाने के लिए जितना प्रयास किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में उस पर पानी फेर करके रख दिया है। और आज भारत जो है वो रूस और चीन के फिर से करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, चाहे राहुल गांधी हो जो डेड इकोनॉमी बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के सुर में सुर मिला करके, या फिर खुद डोनाल्ड ट्रंप और कुछ दूसरे लोग हों और वहां के ये नवारो, बेसेंट साहब जो इनके वित्त मंत्री हैं, ये सब हों, जिस तरह की ये बयानबाजी कर रहे थे, उस बयानबाजी के बीच ही भारत का एक्सपोर्ट, अवनीश जी, 14% बढ़ गया। जब इतनी बड़ी बड़ी डील हो रही हो 19 देशों के साथ इस समय, या तो बिल्कुल एकदम डील करने के हम मुहाने पर खड़े हैं, या हम कर चुके 6-7 देशों के साथ ऑलरेडी साइन कर चुके पिछले 6 महीने के भीतर। साहब, अगर देश तीसरे पायदान पर पहुंचने वाला हो, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हुआ हो, और चारों तरफ से अच्छी अच्छी ही खबरें आ रही हों, जितने अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं वो हमारे लिए खुद आगे बढ़कर के भविष्यवाणियां कर रहे हों कि 2026 में क्या होने वाला है, 2027 में भारत किस तरीके से दुनिया को लीड करने वाला है। अगर बड़ी बड़ी ताकतें, जिनको विकसित राष्ट्र कहते हैं, वो कतार में खड़े हुए हैं हमसे ट्रेड डील करने के लिए, और वो अपनी अर्थव्यवस्था भारत से संबद्ध करके भारत की इकोनॉमी से अपने को सरवाइव करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, तो साहब इसका क्रेडिट किसको जाएगा? 2014 की पहली सरकार को या 2014 के बाद की सरकार को? 2014 से पहली सरकारें क्या कर रही थी, आप और हम और पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम में कहा भी है, उन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई देश आर्थिक मोर्चे की जहां तक बात है, भारत की तरफ देखने को तैयार नहीं था, हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। आज कम से कम ऐसी कंडीशन है कि यूएस भी हमसे ट्रेड डील करने के लिए तरह तरह के प्रेशर बना रहा था, हम पर तरह तरह की पाबंदी लगा रहा था। 50% टैरिफ लगा दिया उन्होंने, और बहाने चाहे जो बनाए हों।
यूरोपियन यूनियन, जिसके बहुत सारे देश भारत के खिलाफ साजिशों के लिए जाने जाते हैं, भारत विरोधी ताकतों को संरक्षण देने के लिए जाने जाते हैं, वो अगर वार्ता की टेबल पर आया और 18 साल से 2007 से ये ट्रेड डील के डिस्कशंस चल रहे थे, वो 18 साल बाद साइन हुए हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए हैं। 29 देश अब तक अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं मोदी जी को। तो जब किसी लीडर की इतनी सराहना पूरी दुनिया में हो रही हो, और जो चीन डोकलाम से लेकर के गलवान घाटी तक और पूर्वी लद्दाख में साजिशें करता रहा हो, वो अब दुम दबा करके बैठ गया है, तो ये किसकी वजह से हुआ है? वरना अतीत में आप जानते हैं कि चीन ने कहां कहां कौन कौन सी जमीनें हड़पी हैं। जिस चीन के साथ कभी भारत की सीमाएं नहीं मिलती थी, नेहरू ने तो तिब्बत जैसे तस्तरी में हलवा सजा करके देते हैं प्लेट में, ऐसे हलवा बना करके तिब्बत को चीन की भेंट चढ़ा दिया था। सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चीन को दिलवा दी थी। बिल्कुल। तो कहने का आशय ये है कि इनके अतीत इतने दागदार हैं, राहुल गांधी एंड कंपनी के, इनके खानदान के, उन समस्याओं से अभी तक भी भारत मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो पार्लियामेंट अगर स्मूथली चलती है अवनीश जी, तो इन सारी चीजों का उल्लेख किसी ना किसी रूप में होता ना। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में तो आपने नहीं बोलने दिया, साजिश करके अपनी महिला सांसदों को प्रधानमंत्री की आसंदी के पास पहुंचा दिया, एक बड़ा सा बैनर लेकर के, और खुलासे हो रहे हैं, स्पीकर ने खुद स्वीकार किया है कि बड़ी साजिश थी। प्रधानमंत्री के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी उस दिन। कितना गलत मैसेज पूरे देश में और दुनिया में जाता। और चूड़ियां पहन करके नहीं बैठे हैं सत्ता पक्ष की ट्रेजरी बेंचों पर सांसद। अगर प्रधानमंत्री के साथ कुछ होता तो वहां दोनों पक्षों के सांसद उस दिन भिड़े होते, और संसद में वो होता जो देश ने आज तक नहीं देखा है। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां किसने निर्मित की, क्यों निर्मित की, इसके पीछे की साजिश कौन है, ब्रेन कौन है जिन्होंने ये सब डिजाइन किया कि एक अभी तक जिस पुस्तक को प्रकाशित करने की अनुमति डिफेंस मिनिस्ट्री ने नहीं दी है, आप किसी मैगजीन का हवाला देकर, और मैगजीन भी कौन सी है ये घोषित रूप से आरएसएस, बीजेपी और मोदी के खिलाफ मुहिम चलाने वाली प्रोपेगेंडा मैगजीन है, ऑनलाइन मैगजीन है। उसमें कोई संसद सत्र से पहले साजिशन उस पुस्तक के कुछ अंश का हवाला देकर के कुछ सामग्री प्रकाशित की जाती है, और उसके आधार पर फिर पार्लियामेंट को, पूरे बजट सत्र को आपने डिस्ट्रॉय करने को प्लान किया। तो ये सारा कुछ किस लिए करना पड़ा है, मोटे तौर पर मैंने ये बातें बताई हैं ताकि दर्शकों की समझ में आ जाए कि जो कीर्ति, जो सराहना, जो प्रशस्ति इस बजट सत्र में नरेंद्र मोदी जी को मिलनी चाहिए थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन बजट पेश किया है। तो वो किन चीजों से ओवरलैप किया गया और कैसे किया गया, और अभी भी जारी हैं ये सारी चीजें। जहां तक एफआईआर का प्रश्न है जो आपने सवाल किया था, तो ये पेंगुइन अभी तक क्यों चुप्पी साधे बैठा था अवनीश जी? एफआईआर होने के तुरंत बाद बयान क्यों जारी किया इन्होंने? क्या पेंगुइन की गर्दन नहीं पकड़ी जाएगी, या ये जांच अब राहुल गांधी के घर तक नहीं पहुंचेगी कि ये कॉपी कहां से मिली है आपको, बताइए? क्या ये अब नरवणे साहब को जवाब नहीं देने होंगे? और नरवणे साहब को मैं इसमें बिल्कुल भी क्लीन चिट नहीं देने वाला हूं। नरवणे साहब ने जिस तरह की भाषा किताब में लिखी है कि एक उबलता हुआ आलू मेरे हाथों पर डाल दिया गया, यानी मेरे ही सिर पर ठीकरा फोड़ दिया, फिर आप सेना अध्यक्ष काहे के थे? दूसरी बात यह है कि जो कहा गया है और जो किताब में लिखा गया है कि जो उचित समझो करो, इसका मतलब क्या होता है? फ्री हैंड देना होता है, बिल्कुल, कि जो करना है करो, हम आपके पीछे खड़े हैं। आपने उसको भी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया, और ये काम जो नरवणे ने किया उसको आगे बढ़ाया राहुल गांधी ने, और साजिशन आगे बढ़ाया ताकि संसद सत्र को डिस्ट्रॉय किया जाए, और जितनी बड़ी कामयाबियां नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मिली हैं उसको ओवरलैप किया जाए, उसको ढका जाए, उसकी चर्चा ही मत होने दो।
ये है बिल्कुल कुल मिलाकर के साजिश। बिल्कुल। अच्छा सर, एक मैं और तस्वीर जरा दिखाता हूँ। ये ट्वीट था, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड उनका एक मंच है। ये नक्शा पसंद नहीं आया। वैसे तो भारत का कोई भी नक्शा अगर किसी भी विदेशी हैंडल से या किसी भी जरिए से आता है, तो कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम को बड़ा पसंद आ जाता है कि देखो देखो, कमजोर मोदी के समय में हमारे भारत को के नक्शे को ऐसा दिखा दिया चीन ने, फलाने ने। लेकिन ये नक्शा तो यूएस से आया। इसमें पीओके और उसी के साथ साथ अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि ये ट्रेड के संदर्भ में था, लेकिन क्या ये गलती है? नहीं। लेकिन इस नक्शे पर कांग्रेसी इकोसिस्टम का एक भी सस्ता या महंगा, जो भी है, खैर महंगे तो उनके यहाँ है नहीं, ये कोई भी सस्ता टूलकिट मुंह खोलने को तैयार नहीं। एक चीज और सर, जब आपने ईयू के साथ हमारे महा ट्रेड डील की बात की 18 साल से, क्या कांग्रेस से अब ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि 2014 से पहले इन तमाम सालों में तुम कहां थे और तुम क्यों नहीं कर पाए डील? क्यों रुकी थी तुम्हारी डील 18 सालों से? यूएस के साथ इतने दिनों से तुम्हारी डील क्यों अटकी हुई थी? अब क्या आपको ऐसा भी लगता है, क्योंकि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था ग्लोबल टाइम के हवाले से, और मैं कभी-कभी चाइना में हमारे एक राष्ट्रवादी मित्र हैं सुमित जैन, मैं उनसे भी कभी-कभी बात करता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है। तो उनके ज़रिए ये पता चलता है कि चाइना में क्या चल रहा है, चाइना में क्या माहौल है। यूरोपियन यूनियन की डील के बाद लगातार चाइना में भारत को लेके तमाम तरह की चिंताएं हैं, और चाइना में एक बड़ी चिंता डेवलप हुई है कि ये 27 और आपने उसमें 3 और जोड़ा, 30 एक साथ यूरोपियन देशों के साथ, और ये सबको पता है कि पूरे विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना, उसको अब रिप्लेस करता जा रहा है भारत। तो ऐसे में चीन, गलवान, हमारी सेना, गल दिस दैट, ये राहुल गांधी को इस बार चिट्ठी क्या मतलब चाइना से आई है? ऐसा तो साफ लगता है कि ये एक एजेंडा बेस्ड काम है, जिसमें नरेंद्र मोदी को, और ये बिना मौसम बरसात लगती है भाई साहब। क्यों कर रहे हो राहुल गांधी? इस समय क्यों? इस समय कौन सा गलवान? वहां स्थितियां नॉर्मल हैं। हमारे साथ एक आपने जिक्र ही किया कि रशिया, चाइना और भारत का एक नया ट्रायंगल बन रहा है। हमारे साथ उनके व्यापार हो रहे हैं, सब हो रहा है। तो इस बार क्या मतलब इनको रोका? जो पहले बाहर से सोरोस कंपनी से लेके आता था, इस बार जो है वो चाउमीन की तरफ से आया है, चाउमीन की डिबिया में। अवनीश जी, मेरा ये मानना है, जितना थोड़ी बहुत समझ है मेरी जियोपॉलिटिकल मामलों की, चीन इस समय भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। चीन एक्चुअल में यूएस के निशाने पर है। वेनेजुएला प्रकरण हो, ग्रीनलैंड वाला हो, ये सारे चाइना को वहां से धकेल करके बाहर निकालने में इस समय डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। रणनीतिक तौर पर भी और सामरिक दृष्टि से भी चीन अभी कम से कम 4-5 साल भारत से नहीं उलझना चाहेगा। वो कई तरह की अंदरूनी समस्याओं से, अभी आपने सुना होगा कि वहां के सेना प्रमुख और कई बड़े सैन्य अधिकारियों को शंट किया है शी जिनपिंग ने। तो वहां अंदरूनी तौर पर काफी उठापटक चल रही है। कहा तो ये तक जा रहा है, इसकी पुष्टि ना होगी और ना कोई इसका खंडन भी वहां से करेगा। हो भी नहीं सकती। हाँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के खिलाफ सेना के भीतर एक गुट तैयार हो गया था, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सूचनाएं अमेरिका को भी लीक की गई थी सिक्योरिटी और दूसरे मसलों को लेकर के, जिसके बाद शी जिनपिंग को लगा कि ये तो मेरे ही देश में अमेरिका की केबल बिछी हुई हैं, तो इनको काटना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में जबकि अमेरिका ने किसी को बख्शा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने वो मागा मागा करके मेक अगेन ग्रेट अमेरिका, तो उसने सबसे पंगे ले रखे हैं। यहां तक कि यूरोपियन कंट्रीज से भी ले लिए, रूस के साथ तो उसका सतत चल ही रहा है। उसने चाइना पर करीब 30% से ज्यादा, 34% के आसपास टैरिफ लगाया हुआ है। तरह तरह से उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और जो मैंने वेनेजुएला का नाम लिया, ग्रीनलैंड का नाम लिया, दूसरी जगहों जहां चीन की पहुंच बहुत जबरदस्त थी, बाजार पर पकड़ बहुत जबरदस्त थी, वो चाइना को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की,
कोई और प्रधानमंत्री होता तो भारत को भी वो बर्बाद करने में कसर बाकी नहीं छोड़ता। लेकिन चूंकि एक बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, जिसको न केवल भारत में लोगों का समर्थन प्राप्त है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश, ग्लोबल साउथ से लेकर के जितने भी खाड़ी के देश और ये सब हैं, मोस्टली भारत के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। अकेले खाड़ी के 6 देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया है मोदी जी को, और कुल मिलाकर के 29 देशों का सम्मान उनको मिला है। तो जो मोदी की पावर है, जो भारत की पावर है, और जो बदलता हुआ भारत है, उसकी ताकत को अमेरिका ने भी स्वीकार कर लिया है। अभी तो हम 5 ट्रिलियन की भी अर्थव्यवस्था नहीं हुए हैं, और अमेरिका 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है। चाइना 16 या 18 ट्रिलियन की बताई जा रही है। तो अगर 5 ट्रिलियन हम नहीं पहुंचे हैं और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे पहुंचे हैं, तो ही अमेरिका के छक्के छूटे हुए हैं, तो ही हमारे रास्ते रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो एक सुपर पावर का दर्जा था, जो डॉलर का राज चलता था पूरी दुनिया में, जो उसको खतरा पैदा हुआ है, इसलिए बौखलाहट में ट्रंप ये सब कर रहा है। मुझे अभी भी ये लगता है कि चीन को ये उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, राहुल गांधी यूरोप में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, लेकिन चीन से शायद इस बार इनको वैसा संदेश ना मिला हो जैसा जॉर्ज सोरोस या डीप स्टेट से ही मिला हो, कि भाई ये तो भारत और ट्रंप के भी रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, है नहीं? भारत और चीन के बीच भी तनाव खत्म हो रहे हैं, दोनों साथ चलने को तैयार हैं, रणनीतिक तौर पर ही साथ चलने को तैयार हैं कि चलो 5-7 साल आपस में नहीं भिड़ते हैं, अमेरिका का मुकाबला करते हैं। रूस तो भारत का दोस्त है ही, आप उससे तेल भी खरीदना बंद कर दो या चाहे जो करो, वो फिर भी आपका दोस्त बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये पश्चिम के इशारे पर काम कर रहे हैं, डीप स्टेट के इशारे पर काम कर रहे हैं। जी, मुझे तो ये समझ में आ रहा है आपकी बात से सर कि इस बार सोरोस गैंग ने जो है राहुल गांधी को चाइनीज प्लेटर वो पार्सल करा दिया है कि इस बार इसका स्वाद चखो, क्योंकि एजेंडा तो उनका कम से कम भारत को डिविन करना है और भारत के साथ और रिश्ते बेहतर ना हो, ये करना है। सर एक बार फिर जरा राहुल गांधी और घर में वापस आ जाते हैं। मैं थोड़ी देर बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के हम लोग चले गए थे बाहर, लेकिन वो भी एक संदर्भ जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी अगर भारत की धरती से भारत के खिलाफ जहर बोते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो बराबर भारत की धरती के बाहर विदेशों से भी और विदेशी शक्तियों के सहायता से ऐसा करते हैं लगातार। अब सर ये बताएं, 29 तो अभी लंबा है, 3 चुनाव तुमने देख लिए मोदी के साथ, क्या ये भी है कि करने के लिए इस आदमी के पास कुछ काम नहीं है तो टी शर्ट और पैंट पहन के चाय की चुस्कियां लेते हुए, और इसने खाला का घर बना लिया है संसद को? तो कहीं ना कहीं एक अंतिम लकीर तो खींची जानी चाहिए, और मोदी जी सर बड़े सबर वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी की ये स्ट्रेटजी है कि भैया वो लकीर या वो कबर भी तुम खुदा ही खोदो और मोदी तेरी कबर खुदेगी ना? जितनी बार ये दोहराया है राज्यसभा में, इसने वो संकेत कम से कम मैं मोदी जी को जितना देख पा रहा हूं, उनके काम करने के तरीके को, सर वो आदमी को अपने कपड़े फाड़ने पर मजबूर कर देते हैं। और राहुल गांधी उस रास्ते पर बड़े आराम से जा रहे हैं। हमने ममता बनर्जी का हाल अभी देखा है एसआईआर में, सुप्रीम कोर्ट में से वो क्या लेके लौटी हैं। राहुल गांधी का ये जो तरीका है मोदी स्टाइल ऑपरेशन का, राहुल गांधी पर वो दवा असर कर रही है अब मोदी की, कि भैया कपड़े तो तुम ही अपने फाड़ोगे, काम कुछ है नहीं तुम्हारे पास, काम की बात मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा और मैं काम करते जाऊंगा। अवनीश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछ लिया है। केवल राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे हैं, या उनके रणनीतिकार ही नहीं हो रहे हैं, जो देश के बाहर भी और देश के भीतर भी बैठे हैं, बल्कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है, जो राहुल गांधी के पार्लियामेंट परिसर में जाते ही खिड़की खोल करके बाहर कदम रखते ही चारों तरफ से 50 कैमरे और संवाददाता दौड़ पड़ते हैं उनकी बाइट लेने के लिए, केवल वही फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो रहे हैं, बल्कि आप और हम जैसे राष्ट्रवादी कई बार आपा खोते हुए दिखाई देते हैं अपने चैनलों पर,
कि मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे? अरे ये तो बड़ा अच्छा मौका था, गर्दन क्यों नहीं दबोच ली है? संकट पता है हमारे देश में क्या क्या? एक चाय की दुकान करने वाला, एक रेहड़ी वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक जन सामान्य भी, जिससे शायद अपने घर परिवार और अपने बेटे नहीं संभलते, औलादे नहीं संभलती, वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि आपको देश कैसे चलाना चाहिए, दिन में 5 आपको बार। हाँ, आपको राजनीति कैसे करनी चाहिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके लंबी लंबी बहसें और एक दूसरे के कपड़े नोचने फाड़ने को तैयार हो जाते हैं बहस करते हुए लोग। वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री को देश कैसे चलाना चाहिए। अरे भाई, थोड़ी सी आंखें खोल लो। वो आदमी कहाँ कश्ती फंसी हुई थी और कहाँ से निकाल करके लाए हैं, और आज देश की क्या स्थिति है, पूरी दुनिया सलाम कर रही है, उनका लोहा मान रही है। जो सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहते हुए सितंबर 2013 में ये डींगे हाँक रहे थे, बल्कि मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इनको वैश्विक राजनीति के बारे में, कूटनीति के बारे में क्या समझ है, ये तो कूप मंडूक हैं, कुएं के मेंढक हैं। वो सलमान खुर्शीद बाद में जब 32 देशों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद डेलीगेशन भेजे गए, उनमें से एक डेलीगेशन के सदस्य बन करके गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए बैठ जाएंगे तो शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे, और तब भी वो पूरी नहीं होंगी, वो बताने की जरूरत नहीं है। इतनी मुसीबतें दुनिया के अलग अलग देशों में आई हैं अवनीश जी, पूरे देश ने देखा है कि वहां फंसे हुए 20-20, 22-22 हजार भारतीयों को किस तरीके से लिफ्ट किया है। उससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये चिंता की है क्या? नेवर। और अकेले विरले प्रधानमंत्री हैं जो इजराइल के प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं, जो रूस के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं, और दोनों से जाकर के गले मिलते हैं। ये जो पावर है, ये सलमान खुर्शीद जैसों को उन्होंने बताया है कि कूटनीति क्या होती है और विदेश नीति क्या होती है। दूसरी बात ये है कि साहब, ये जो आपने कहा कि कपड़े ना फाड़ लें, ये बताइए कभी हुआ है क्या संसद में ऐसा कि प्रधानमंत्री जिस आसंदी पर बैठते हैं, जिस चेयर पर बैठते हैं, वहां पर आपने महिला सांसदों को और उनमें भी दलित सांसदों को चुन करके भेजा हो? बिल्कुल, बिल्कुल सर। ये कपड़ा ही और फाड़ना है, वहां नैतिक रूप से वहां कपड़ा फाड़ना है। हाँ, मतलब आपने घुटने टेक दिए हैं, आपने हार मान ली है। महिलाओं ये के तो वो पीछे आप महिलाओं सर के ये तो पीछे वो आप छुपने कहावत की नहीं है। कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो एक कहावत, मैं किसी का मतलब अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक कहावत नहीं है सर कि चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या? तो ये महिला सांसदों के आंचलों और उनके पल्लुओं में छुप के इन्होंने अपने नैतिक कपड़े उतारे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो मैं कहता हूं कि आप कहिए कि 56 इंच की छाती कहाँ है, मोदी जी कायर हैं, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं। मोदी जी ये हालत करके छोड़ेंगे इस आदमी की, ये चीखेगा, ये चिल्लाएगा, ये अपने कपड़े फाड़ेगा, ये अपने करीबियों के कपड़े फाड़ेगा। और अभी तो ईश्वर करे ये मिथ्या निकले, लेकिन जो इनके तथाकथित सलाहकार हैं, ये उनको छेतेगा, उनको पीटेगा कि ऐसी सलाहें क्यों दी हैं कि मेरा पूरा राजनीतिक कैरियर, मेरी छवि जो है पूरी तरह बर्बाद करके रख दी तुम लोगों ने, और मुझे लगातार गलत सलाहें दे करके, क्योंकि उसमें खुद का ब्रेन तो है नहीं, खुद की सोचने समझने की शक्ति तो है नहीं। विपरीत परिस्थितियों में संतुलित रह करके महत्वपूर्ण फैसले लेना, ऐसे जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। मुझे ये बताइए कि पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर का फैसला लिया गया, और उसमें भी अगर आप बारीकियां देखें, रात को 2:30 बजे से पहले तक ऑपरेशन कंप्लीट करना था, हाँ, क्योंकि यस। इसके बाद उनकी नमाज का समय हो जाता है। इन बारीकियों को कौन समझ सकता है साहब? ऐसा नेतृत्व, मतलब वो सौभाग्य है इस देश का। और
50 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, तो पता नहीं गांधी जी महात्मा थे कि नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा जाएगा कि वो महान आत्मा थे। इस देश में एक एक एरा था बिफोर नरेंद्र मोदी एंड आफ्टर मोदी। निश्चित तौर पर सर, निश्चित तौर पर। और उसी राज्यसभा के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, अभी आपने याद दिलाया सलमान खुर्शीद और गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने उसी भाषण में ये कहा था कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, वाइब्रेंट गुजरात के अपने उस मुहिम को चला रहा था, तो गुजरात ने पहला जो समझौता किया था, जो डील की थी, वो जापान के साथ साइन किया था। आप ये सोचें। तो वहां से निकल के और प्रधानमंत्री के रूप में ये तीसरी बार। सर एक चीज और भी है, कई बार होता क्या है कि ज्यादा मीठा जब मिल जाता है ना, तो आदमी खा खा के अपने आप को शुगर कर लेता है। तो मुझे लगता है कि जो एक मधुमेह के शिकार और उसके बाद फिर मीठा ऐसा बंद होता है, तो आदमी छटपटाता है कि यार मीठा नहीं खाने को मिल रहा है। कल भाव ने बड़ी अच्छी बात की, कल मैं एक वीडियो चर्चा कर रहा था, मैंने जैसे राहुल गांधी की हरकतों का नाम लिया, उन्होंने कहा यार क्या पूछते हो, तुम ये क्यों पूछोगे कि गधा आज क्या कर रहा है, गधा कल क्या करेगा, गधा ने आज इधर सींग मारी, गधे ने आज उधर मारी। तो निश्चित तौर पर हमें अपनी उपलब्धियां देखनी चाहिए और अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले लोगों को मधुमेह से बचना चाहिए। निश्चित तौर पर मधुमेह से बचना चाहिए और समय इधर-उधर नष्ट करके अपना काम करते जाना चाहिए एक नागरिक के तौर पर, जो हम लगातार कर रहे हैं सर। अपनी 2 उँगलियों से लगातार हम सरकारें बना रहे हैं और एक ऐसा अपने लिए रास्ता तय कर रहे हैं जिसमें हमारे लिए 24/7 काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। और ये केवल ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने हमको और ओमकार सर को लिख के भेजा है कि ऐसा बोलो। अरे साहब पूरी दुनिया बोल रही है, आँखें खोलो, सावन में अंधे होने की आवश्यकता नहीं है, डिगने की आवश्यकता नहीं है, अपने नेतृत्व पर भरोसा करने की आवश्यकता है। रही बात राहुल गांधी, तो सर आपका सटीक उदाहरण था वो कॉलेज वाला कि मेधावी बच्चा जब पढ़ रहा होता तो और कुछ नहीं करता है आदमी, जो अपनी पैंट खोल के दिखा देता है कि ले भाई तू किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो जा। तो राहुल गांधी और उनके पूरे इकोसिस्टम का यही हाल है। सर आपने समय दिया और इतने पॉजिटिव और सरल तरीके से इस बात को रखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों हमें उम्मीद है कि ये सकारात्मक चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियोज़ को जिस तरीके से आप शेयर करते हैं, थोड़ा इसको और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किया आपने, बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को लाइक, शेयर दोनों करते रहिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए और ओमकार सर के चैनल का नाम मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, द ओमकार चौधरी शो, ओशियन नेटवर्क, उसे भी उसी तरह स्नेह और प्यार देते रहिए जैसे आप अपने प्रारब्ध को देते हैं। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त। मुझे यानी अवनीश और ओमकार सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय हिंद।